जय श्री श्याम पाठशाला ऑनलाइन क्लास में आपसे फिर से स्वागत है। जैसा कि हम इस 10वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के मैंने कहा था कि हम पढ़ रहे हैं फिलहाल अर्थशास्त्र विषय के बारे में। जो पार्ट है अर्थशास्त्र विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र विषय के अंदर मतलब क्या होता है कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और आर्थिक क्रियाएं जहां संपन्न होती है उसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था, जो बोलते हैं अर्थव्यवस्था, उसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक क्रिया संपन्न होती है। और जो आर्थिक क्रिया जहां संपन्न होती है उसमें 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 क्षेत्र। वैसे तो फर्स्ट पार्ट 10वीं क्लास के अंदर मैंने बता भी दिया था कि भाई 3 पार्ट कौन कौन से, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 3 पार्ट होते हैं क्या? अर्थव्यवस्था के 3 पार्ट होते हैं क्षेत्र के। उसमें से पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें आता है कृषि। द्वितीय क्षेत्र, जिसमें आता है उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। इनको क्रम से याद करना है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, अर्थात कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। इसके अंदर भी उनके उप क्षेत्र आते हैं। जैसे कृषि में स्वयं कृषि भी आता है, कृषि की सहायक क्रिया पशुपालन, और इसी के साथ वानिकी मतलब जो उद्यान लगाते हैं, वानिकी, खनन भी इसमें आता है, और आखेट, मत्स्य पालन आदि। सीधी सीधी बात करें, नेचर से जुड़ी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सभी प्राथमिक में आती है, कृषि में आती है, उद्योग में आती है निर्माण, विनिर्माण, और जलापूर्ति, साथ ही आती है ऊर्जा। जितनी ऊर्जा साधन है वो सभी इसमें आते हैं। सेवा क्षेत्र में आता है बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, शिक्षा आदि। अर्थात सेवा क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र आते हैं वो सभी सेवा या अर्थात तृतीय क्षेत्रों में आएंगे। ये जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं जहां पर आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है, जिसमें उत्पादन, उपभोग, वितरण, राजस्व, ये 5 आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये तमाम आर्थिक क्रिया इन चीजों में संपन्न होती है। इसी से एक डाटा निकाला जाता है जिसे बोलते हैं अपन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। सर इसका मतलब क्या होता है? इसकी कैसे गणना की जाती है? जीडीपी की गणना इन क्षेत्रों से कैसे की जाती है? जीडीपी की परिभाषा क्या होती है वो सबसे पहले वो देखते हैं। जीडीपी की परिभाषा मैंने सरल करने के लिए 3 या 4 भाग डिवाइड कर लिया, अलग तरीके से समझाऊंगा। वो क्या है वो देखिए। इस जीडीपी की परिभाषा कि राष्ट्र की घरेलू सीमा में, किसी राष्ट्र की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा में वहां के नागरिकों द्वारा उत्पादित की गई या राष्ट्र की घरेलू सीमा में वहां के नागरिकों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्यों का योग क्या कहते हैं? जीडीपी। क्या कहलाती है?
जीडीपी। ठीक है, थोड़ी राइटिंग पे विशेष ध्यान मत देवे, शब्दों पर ज्यादा ध्यान मत देवे, भावना समझे मैं क्या चाहता हूँ। जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात सकल का मतलब होता है कुल, घरेलू मतलब घरेलू सीमा के अंदर, उत्पादन मतलब अंतिम जो उत्पाद होता है उनका मौद्रिक मूल्य जो होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। परिभाषा क्या होती है कि राष्ट्र की घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा जैसे मान लो कि राष्ट्र है, ये इसकी घरेलू सीमा है, वहां के नागरिक, मतलब वहां के जितने भी नागरिक हैं, जहां वहां के मूल नागरिक हैं, उस राष्ट्र के वित्त वर्ष, हर राष्ट्र का एक वित्त वर्ष होता है, अमेरिका का अलग होता है, हर राज्य का हर राष्ट्र का अलग है, हमारे भारत का भी अलग है। भारत का वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये भारत का वित्त वर्ष है। आरबीआई का अलग होता है। उत्पादित की गई अंतिम वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? अंतिम वस्तुएं। वस्तुएं 3 प्रकार की होती है, प्रारंभिक वस्तुएं, माध्यमिक वस्तुएं, तीसरी होती है अंतिम वस्तुएं। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे जिस प्रकार अगर अपन समझे तो प्रारंभिक वस्तु, मध्य वस्तु और अंतिम वस्तु। प्रारंभिक वस्तु जैसे अपन छोटा सा उदाहरण ले, जैसे मान लो गन्ना, प्रारंभिक वस्तु वो होगी जो या तो कृषि से मिलती हो या फिर खनन से मिलती हो, वो वस्तु प्रारंभिक वस्तु कहलाती है। जैसे मान लो गन्ना, गन्ना खेत से मिलता है, कृषि से। गन्ना, गन्ने से विनिर्माण किया गया, गन्ने से क्या गया? विनिर्माण किया गया, उसको थोड़ा रूप में, गुण में परिवर्तन किया। गन्ने से बनाई हमने चीनी, तो चीनी क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु है। और चीनी के बाद में बनाई गई मिठाई, चीनी से क्या बनाई गई? मिठाई। तो मिठाई एक अंतिम वस्तु है, क्यों? क्योंकि मिठाई का अब उपभोग हो जाएगा, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, इसका मिठाई का अब कोई उपयोग नहीं होगा, इसलिए क्या है? ये अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु का हम जीडीपी में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बार बार गणना न हो, मतलब एक ही वस्तु की, एक ही प्रोडक्ट की बार बार गणना न हो, इसलिए हम अंतिम वस्तु का उपयोग करते हैं। उसके बाद मौद्रिक मूल्य, मतलब अंतिम वस्तु का जो ऐसा मूल्य जो मुद्रा में मापा जाता हो, ऐसा मूल्य जो मुद्रा में मापा जाता हो उसे बोलते हैं मौद्रिक मूल्य। और उन मौद्रिक मूल्यों का जितना योग होता है उसको क्या कहते हैं? जीडीपी। मतलब भारत के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुएं बनी होती है उन सभी का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उनका जो योग है वो क्या कहलाता है? जीडीपी का। और जीडीपी का शुद्ध रूप, जीडीपी का शुद्ध मतलब जीडीपी से शुद्ध किया जाता है। जैसे मान लो इनडायरेक्ट टैक्स घटाया जाता है, या फिर अनुदान है वो दिया जाता है, माइनस किया जाता है, प्लस किया जाता है, ह्रास घटाया जाता है, प्लस किया जाता है। तो इस प्रकार कुछ प्रक्रिया करने के बाद में जीडीपी से क्या बनती है? एनआई बनती है। एनआई का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं उसे? एनआई। हम शॉर्ट नेम इसी से बोलेंगे एनआई, राष्ट्रीय आय। यहां तक तो बात समझ में आई कि जीडीपी का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। उसके बाद देखिए क्या है, उसको अपन साथ साथ में नोट कर लेना, या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब आगे पढ़ रहे हैं हम राष्ट्रीय आय के बारे में। अभी तक हमने ये जान लिया कि जीडीपी से ही एनआई बनती है, मतलब राष्ट्रीय आय बनती है। अब क्या होता है, किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, मतलब उस देश में वो जो देश है वो कितना कमाता है, जो राष्ट्रीय आय होती है, पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, अगर उस राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दें, क्या देते हैं? कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाए, तो क्या होगा कि जितनी राष्ट्रीय आय आई हुई है उसमें उस देश की कुल जनसंख्या का अगर मैं भाग दे दूं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक डाटा, और जिसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर पर्सनल इनकम, पीपीआई, पर पर्सनल इनकम जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से हमें प्रति व्यक्ति आय मिलती है। अगर पूछ ले कि प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जाती है, कि राष्ट्रीय आय में उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या का भाग देने से हमें प्रति व्यक्ति आय का है, प्रति व्यक्ति आय वो मिल जाती है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती है
वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले यहां पर कि राष्ट्रीय आय है वो 500 है और उस देश की जनसंख्या कितनी है 10। भारत में कितना उत्तर आ गया 50। मतलब प्रति व्यक्ति औसतन कितना कमाता है वहां का 50 कमाता है। मतलब एक व्यक्ति 50 कमाता है तो 10 व्यक्ति कितने कमाएंगे 500 रुपए, हो गए राष्ट्रीय आय। उसी प्रकार अगर मैं राष्ट्रीय आय बढ़ा दूं, मतलब यहां पर कर दूं मैं 1000, जनसंख्या कितनी 10 भाग दिया कितने आ गए 100। मतलब अब जैसे जैसे ये प्रति व्यक्ति आय है ना, पहले कितना थी 50, अब कितनी हो गई 100। क्यों हो गई? क्योंकि राष्ट्रीय आय भी क्या हो रही है बढ़ रही है। तो राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो उसी के साथ प्रति व्यक्ति आय भी क्या होती है बढ़ती है। मतलब उस देश का प्रत्येक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है वो भी क्या होता है साथ साथ में बढ़ता है। तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी उसी के साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, पर पर्सनल इनकम है वो भी बढ़ती है। इस बात को आप नोट करो। इस बात का मैं आपको अपवाद ही बताऊंगा। जब हम आगे गरीबी पढ़ेंगे तो गरीबी का दुष्चक्र आएगा तो उस समय इस चीज का अपवाद भी बताऊंगा कि क्या होता है। ये यहां तक हमने चीज जान ली। अब देखो क्या होता है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं, जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं ना, तो उसको हम या उस राष्ट्र में क्या कहते हैं कि वहां का आर्थिक वृद्धि हो रही है, वहां की आर्थिक वृद्धि हो रही है। अगर किसी राष्ट्र में राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। आर्थिक का मतलब क्या होता है धन से, पैसे से। अगर राष्ट्रीय आय प्लस प्रति व्यक्ति आय प्लस और उस देश का सामाजिक विकास भी साथ में हो, सामाजिक विकास भी साथ में हो, तो हम बोलेंगे कि उस राष्ट्र में क्या हो रहा है आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास साथ में। ये दो परिभाषाएं हैं आपके 10वीं क्लास के अंदर, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। वैसे तो हर चीज तो मैं जैसे औपचारिक क्लासें लगती है हमारी, जो बच्चों को जब क्लासें पढ़ा रहे होते हैं तब तो हर एक चीज का हम डीपली जाते हैं, हर चीज को डीपली बढ़ाते हैं। लेकिन इस ऑनलाइन क्लास के अंदर इतना डीप नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है और जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। हम मुख्य रूप से जो शॉर्ट टर्म है वही चलेंगे क्योंकि जो बच्चे 10वीं क्लास में हैं जिनके एग्जाम नहीं हुए सामाजिक विज्ञान के, वो भी उसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। जो 9वीं क्लास के अंदर जो 10वीं क्लास में हुए हैं उनको बहुत ज्यादा इसको क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा। तो उसी की दृष्टि से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय वो तो हमने पढ़ लिया कि साथ साथ बढ़ते हैं। अगर उस देश का सामाजिक विकास भी हो रहा है, मतलब समाज के अंदर उस देश के समाज के अंदर शिक्षा बढ़ रही है, चिकित्सा सुविधा अच्छी हो रही है या अन्य चीजें धार्मिक स्तर पर कुछ चीजें बढ़ रही है, बढ़िया हो रही है, तो उस देश का सामाजिक विकास हो रहा है। अगर जिस देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय और सामाजिक विकास साथ में होता है तो उस देश का क्या हो रहा है आर्थिक विकास हो रहा है। अगर सामाजिक विकास नहीं हो रहा है, अगर समाज फिर भी पिछड़ा हुआ है तो केवल आर्थिक वृद्धि हो रही है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा। आर्थिक वृद्धि हो रही है और आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, विकास के संदर्भ में ही आगे बढ़ते हैं। अगर विकास के संदर्भ में अगर मैं आगे बढ़ूं, साथ साथ में लिख लिया करो भाई, अगर मैं बोल रहा हूं तो साथ साथ में उसको सुनकर उसको लिख लीजिए। और इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के वीडियो पर लिंक कर दूंगा। विकास के संदर्भ में बात करें तो हमने आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा। हाँ जी, टेक्निकल कमी के कारण ये वीडियो कट करना पड़ा। फिर से सुनिए, हमने अभी क्या पढ़ा विकास के बारे में पढ़ा, हमने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा। अब विकास की कुछ अवधारणाएं हैं वो पढ़ेंगे कि जिस प्रकार मानव है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जिस प्रकार दोहन कर रहे हैं अविवेक तरीके से, तो शायद हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी उसका उपभोग नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार वैश्विक स्तर पर एक विकास की एक परिभाषा दी गई जिसे बोलते हैं सतत विकास। सतत जिसे धारणीय विकास भी कहते हैं
जिसे पोषणीय विकास भी कहते हैं। ठीक है, ये विकास की परिभाषा है कि सतत या धारणीय है पोषणीय विकास, ये एक ही बात है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मानव है, जो व्यक्ति है, वो अपना विकास इस प्रकार करे या अपने कार्यों को या अपनी आवश्यकताओं के कार्यों को इस प्रकार सरलता से करे कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उनका विवेक तरीके से दोहन हो। विवेक तरीके से क्या हो? दोहन, उसका यूज हो, सूझबूझ करके उन चीजों का उपयोग किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार विवेक तरीके से दोहन हो ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी है वो उसका सही उपयोग कर सके, उनका सदुपयोग कर सके। अब जिस प्रकार हम कोयले को, आज हम जो बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग कर रहे हैं, तो शायद आगे आने वाली पीढ़ी तो कोयला देख ही नहीं पाएगी। पेट्रोल डीजल जिस प्रकार हम दोहन कर रहे हैं, क्योंकि खनिज पदार्थ होते हैं, इन सभी का अगर हम इस प्रकार दोहन कर रहे हैं तो शायद आने वाली पीढ़ी है वो पेट्रोल डीजल को यूज ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हमें इस प्रकार दोहन करना है तो आने वाली पीढ़ी भी उसका उपभोग करे। तो इस प्रकार किया गया विकास क्या कहलाता है? सतत या धारणीय या फिर पोषणीय विकास कहलाता है। इसी विकास के संदर्भ में क्या है, एक बात करते हैं कि आज के दौर के अंतर्गत है वो गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। जात पात वर्ग के आधार पर अनेक भेद बन गए हैं। इसी भेदों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विकास की अवधारणा दी गई जिसे बोलते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब होता है कि एक राष्ट्र के अंदर सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले और समान अवसर मिलते हुए इन सभी का एक साथ विकास हो। ऐसे विकास को हम क्या बोलते हैं? समावेशी विकास। अर्थात सभी लोग इस एक विकास के अंदर सभी लोग क्या हो? समाहित हो। ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं? समावेशी विकास हो, जिसमें जात पात वर्ग के आधार पर बंटवारे न हो और सभी जाति वर्ग के लोगों का एक साथ विकास हो, गरीब भी बढ़े और अमीर भी बढ़े। ये तो थी विकास के बारे में। वीडियो और बड़ी ना बन जाए इसलिए इसे हम यही बंद कर रहे हैं। आगे पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में, नियोजन के बारे में, आर्थिक नियोजन के बारे में, योजना आयोग के बारे में, और अंतिम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। ठीक है मित्रों, इसको लिखना है साथ साथ में नोट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और इस वीडियो के लिंक में भी सेंड कर दूंगा। और इसको लिखो, इसको याद करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।